तीसरा लॉ पढ़ते वक्त आपको अपने आप से एक सवाल पूछना होगा कि क्या होगा जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। क्या होगा जब आप एक ऑब्जेक्ट को टेबल पर रखेंगे? ऑब्जेक्ट टेबल पर फोर्स एक्सर्ट करता है और टेबल ऑब्जेक्ट पर ऊपर की ओर फोर्स एक्सर्ट करता है। दो फोर्सेस इस इंटरैक्शन से पैदा होती हैं, एक फोर्स टेबल पर और एक फोर्स ऑब्जेक्ट पर। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये फोर्सेस एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस कही जाती हैं। ऑब्जेक्ट ने टेबल पर जो फोर्स एक्सर्ट की है वो एक एक्शन फोर्स थी और टेबल ने ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स एक्सर्ट की वो रिएक्शन फोर्स है। हमने यहां जो देखा वो और कुछ नहीं बल्कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। थर्ड लॉ कितना आसान है, हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। इसका मतलब है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट करते हैं वहां दोनों ही ऑब्जेक्ट पर फोर्स होती है। पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स का मैग्नीट्यूड दूसरे पर फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। और डायरेक्शन का क्या? पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स का डायरेक्शन दूसरे पर फोर्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। चलिए और एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। जब एक फ्रॉग तैरता है तो पानी को पीछे की ओर पुश करता है और उसके बॉडी को पानी आगे की ओर पुश करता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। कहिए कि एक बर्ड ऊपर की ओर उड़ रही है। क्या न्यूटन का थर्ड लॉ यहां अप्लाई होगा? कभी कभी तीसरा लॉ इतना ऑब्वियस नहीं होता है। आप शायद ये कहेंगे कि बर्ड एक ही ऑब्जेक्ट है यहां और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यह सही नहीं है। बर्ड के पंख हवा को नीचे की ओर पुश करते हैं और हवा बर्ड को ऊपर की ओर पुश करती है। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस बर्ड्स को उड़ने में मदद करती हैं। तीसरे लॉ के बारे में कुछ बहुत दिलचस्प समझने के लिए हम एक आखिरी एग्जाम्पल लेते हैं। बंदूक चलाने पर क्या होता है? वो बुलेट पर एक फॉरवर्ड फोर्स लगाती है और बुलेट बंदूक पर इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स लगाती है और ये बंदूक के रिकॉइल में होता है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है न्यूटन के थर्ड लॉ का। लेकिन जरा ठहरिए, जो फोर्स बंदूक ने बुलेट पर लगाई है वह उस फोर्स के बराबर है जो बुलेट ने बंदूक पर लगाई है। तो फिर बंदूक उसी एक्सेलरेशन से रिकॉइल क्यों नहीं होती जो बुलेट का एक्सेलरेशन है? जी हां, बंदूक रिकॉइल होती है लेकिन वो सेम एक्सेलरेशन से रिकॉइल नहीं होती जिससे कि बुलेट होती है। सेम मैग्नीट्यूड की फोर्सेस लेकिन अलग एक्सेलरेशंस। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, अगर आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर हैं, आप इससे इतना सरप्राइज नहीं होंगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स ऑब्जेक्ट के मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है, या फिर एक ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन उसके फोर्स ओवर मास के बराबर है। यह हमें क्या बताता है? जी हां, अगर मास ज्यादा हो तो एक्सेलरेशन कम होगा। इस एग्जाम्पल में बुलेट की तुलना में बंदूक का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए बंदूक का एक्सेलरेशन कम होती है बुलेट की तुलना में। अगर आप बोट में हैं और जमीन पर कदम रखते हैं तो दो फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी। आप बोट को पीछे पुश कर रहे हैं और बोट आपको आगे पुश कर रही है, और यही वजह है कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप बोट को पीछे जाते हुए देखते हैं। अब मान लीजिए कि एक सेलर एक बहुत बड़े जहाज पर छलांग लगाता है। सेलर भी जहाज पर एक फोर्स अप्लाई करता है और जहाज भी सेलर पर फोर्स अप्लाई करती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जहाज भी सेलर के जितना ही एक्सेलरेट करेगी? बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है कि आप जानते हैं क्यों।